नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भर्तियों में सुधार को लेकर के। हमारे साथ में हैं भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह जी। हमारे साथ में हैं एसबी सिंह सर। आपने कई बार देखा होगा मेरे चैनल में, विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं, बहुत सारी बुक्स वगैरह भी इन्होंने लिखी हैं। और मैं खुद रहूँगा और हम लोग चर्चा इस बात को लेकर के आज इस वीडियो में करेंगे कि आखिरकार युवाओं में इतना गुस्सा क्यों है और भर्तियों में क्या सुधार होने चाहिए, भर्तियों में क्या गड़बड़ियां हैं, आयोगों में क्या गड़बड़ियां हैं और छात्र इतने गुस्सा में क्यों हैं। अभी दिल्ली में आप लोगों ने देखा जंतर मंतर में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज में भी कई धरना प्रदर्शन आंदोलन इस बीच हुए पिछले वर्ष। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे कौशल सिंह जी से। भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के जो अध्यक्ष, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, इन्होंने खुद भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन की अगुवाई की है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो कौशल जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सभी छात्रों को भी मेरा धन्यवाद। ठीक, तो आप थोड़ा सा बताइए कि भर्ती, इतना विद्यार्थियों में आक्रोश क्यों है और क्या सुधार होने चाहिए, सरकार को क्या सुधार करने चाहिए और ये भर्ती बोर्ड है, इनको क्या सुधार करने चाहिए। सबसे पहली तो नियमित भर्ती इनको देनी चाहिए। भले पदों की संख्या कम रहे, लेकिन नियमित भर्ती की वजह से कंटिन्यूटी बनी रहेगी और लगातार परीक्षाएं होती रहेंगी, जिसके कारण से लोगों के मन में जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं होंगी, प्लस निराशा नहीं बढ़ेगी। और चयन संस्थाओं पे सबसे बड़ा सुधार ये होना चाहिए कि वो लोग आपस में जो भी अर्हता निर्धारित करें वो एक अर्हता होनी चाहिए। एक ही पद के लिए 3 तरह की अर्हता मांगते हैं। अब जैसे लोक सेवा आयोग का उदाहरण बताता हूँ कि 3 ऐसे पद हैं। पीईएस का पद है जिसमें बीएसए, डायट प्रवक्ता और जीआईसी प्रिंसिपल आता है। तीनों पीईएस ही लिखते हैं। तीनों के लिए अलग अलग अर्हताएं हैं। बीएसए का जो पद निकालते हैं प्लेन लेते हैं। डायट प्रवक्ता में बीएड मांगते हैं। जीआईसी प्रिंसिपल के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो ये कहाँ का रूल है भाई, जबकि सबको एक ही पद पे देंगे। आप उसको भी बीएसए बना देंगे, उसको भी डायट प्रवक्ता बना देंगे। तो जब एक पद है, एक विभाग है, तो 3 तरीके की लेने की क्या जरूरत है। मतलब ये कि जो जटिलताएं रहती हैं अर्हताओं में वो स्पष्ट होनी चाहिए और स्पष्ट ज़्यादा होनी चाहिए, पेचीदा नहीं होना चाहिए, जिससे समान अवसर मिले। अब इसमें समान अवसर न मिलने के कारण जो है मेरिट बहुत ऊपर नीचे होती है। अब जीआईसी प्रिंसिपल के पद खाली हो जाते हैं क्योंकि उस पर एक्सपीरियंस लोग मिलते नहीं हैं, कट ऑफ मिनिमम जाती है, तो बहुत सारे योग्य लोग जो है उससे वंचित हो जाते हैं। अभी हाल में देखे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 38 से 40 लोगों को बीएसए बनाया। उसमें मेरे अनुसार कम से कम 18 से 20 लोग जीआईसी प्रिंसिपल और डायट प्रवक्ता है, जो डायरेक्ट बीएसए के पद से नियुक्त नहीं है। सरकार ने उनको, चूंकि पीईएस है तो सर उनकी अर्हता उस लेवल पे है और उनको बीएसए बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के सुधार की जरूरत है। दूसरा ये है कि आयोग जो एक्सपर्ट कमेटी बनाता है, विवादित प्रश्नों को क्यों रखता है जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। विवादित और गलत उत्तर कुंज के कारण जो है हम अपनी डिग्निटी को साबित नहीं कर पाते हैं। संशय में रहते हैं कि हमने क्या गड़बड़ किया, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और रिजल्ट आने के बाद में ही पता नहीं चलता है कि क्यों मान दिया गया। सरकार की फेलियर है कि सरकार इसको जुआ बना दी, ग्लैमर। जैसे हर चीज को जुआ बना रही है वैसे इसको बना रही है। तो ये भी एक आक्रोश का बड़ा कारण है। ये बड़ा आक्रोश का कारण है। इसके बाद भर्तियों को फुल प्रूफ नहीं बना रहे हैं। हर जगह लूपहोल है, जहां से तमाम सारे देश में लोग भ्रष्टाचारी बढ़ रहे हैं। कारण ये है कि उनको पेपर लीक करना, क्योंकि उनकी नेचर में है। और नेचर में कैसे, अगर लूपहोल देंगे तो हर आदमी घुसेगा। जी।
सबसे बड़ा कारण तो यही था जो धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ, पेपर लीक और भ्रष्टाचार। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, अब थोड़ा सा एसबी सर से पूछते हैं, फिर वापस आएंगे। इसको कैसे रोका जा सकता है, कुछ इसको लेकर के बताइए। कहूंगा जिसे भी कौशल सर ने बताया, तो सबसे पहले किसी भी भर्ती बोर्ड को समयबद्धता, जी जी जी, एक निश्चित समय पे कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये शुरू में ही नोटिफिकेशन के समय ही दे देना चाहिए। दूसरी बात, जैसे अभी कौशल सर ने कहा, गलत प्रश्न पत्रों के विषय में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है जिसमें 15-20, अभी तो जो एलटी वाला हुआ है वो टीजीटी वाला, उसमें 35 लड़के लेके गए हैं कि 35 क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश में टीजीटी में बहुत प्रश्न गलत है। आपके जो टीचर हैं, जो बनाते हैं, पेपर सेटर हैं, क्या वो इतने गधे हैं कि वो ये भी नहीं सही कर पा रहे हैं कि इतना गलत पेपर है? भाई 1-2 मानवीय भूल कहा जा सकता है, लेकिन 20-20 क्वेश्चन कौन सी मानवीय भूल है? क्या आपके पास ऐसे अयोग्य लोग हैं जो लोग इस तरह से पेपर बनाते हैं? क्या इनके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए? इनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये लोग गधे हैं जो शिक्षकों को बनने के लिए पेपर बना रहे हैं और वो इतना गंदा पेपर बना रहे हैं, तो बताइए कि क्या है, उनकी योग्यता क्या है? ऐसे लोगों की योग्यता पे सवाल खड़े होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल गलत बात है। इनकी जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक चीजें सही नहीं हो सकती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो स्पेशलिस्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनकी जिम्मेदारी तय हो, गलत प्रश्न न बनाए, प्रश्न पत्र न बनाए और गलत आंसर न जारी हो, आंसर की न जारी हो। दूसरा कि ये जो पेपर लीक होते हैं और या पेपर बेचते हैं, जिस तरीके भी गड़बड़ियां होती हैं, इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होती। जिम्मेदारी जरूर सबसे बड़ी बात ये है, और यही कारण है कि लेखपाल का पेपर लीक होगा, उसके बाद आरओ का पेपर लीक होगा, फिर उसी के बराबर पुलिस का पेपर लीक होगा। अधिकारियों को पता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, वो सबसे बड़ी बात है। अधिकारियों को पता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी को उठा करके भेज देंगे, वो जेल चला जाएगा। इसीलिए इन विद्यार्थियों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, जिसकी वजह से भारत के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। अभी तक इनकी जिम्मेदारी ही तय नहीं थी। और अधिकारियों को तो ठीक है, नेताओं को भी लगता है कि यार ये तो छोटा मोटा मुद्दा है, पेपर लीक होना है, अगले में रोक देंगे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, एग्जाम में दोबारा बैठवा लेंगे। लेकिन विद्यार्थियों का समय कितना नष्ट होता है, 1 साल चला जाता है उनका, 1.5 साल चला जाता है, समय वेस्ट हो जाता है। आपने दोबारा परीक्षा करवा लिया, अपने आप कह दिया हमने रद्द करवा के दोबारा पेपर करवा लिया, लेकिन विद्यार्थी का समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, उम्र बर्बाद हुई, सब कुछ उसका, बहुत सारी चीजें चली इन सब के लिए एक चीज और होना चाहिए कि सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करना चाहिए इसके लिए। जो भाई स्टूडेंट 2-2 साल 4-4 साल, अभी देख रहे हैं 6800 का मुद्दा करीब 7-8 साल हो गया, अभी तक साल वो नहीं हुआ। वो लड़के कब तक वेट करेंगे? कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी परीक्षा होती है, सब लटकती है। हाई कोर्ट जाना है, उसको जाना है, तो कम से कम एक ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो कि सारे एग्जाम के मुद्दे जितने भी हैं तुरंत 2 से 3 महीने में क्लियर करके आउट करे। जी जी जी, क्या मतलब है? लड़का बैठा है, परेशान हो रहा है, स्टूडेंट जितने हैं। और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के पहले आने वाली भर्तियों के लिए एक स्पेशल कमेटी होनी चाहिए कि किसी भी तरह की त्रुटियां उसमें ना आए। अगर त्रुटियां आ रही हैं तो जो भी अधिकारी या जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो केवल अधिकारियों के लिए है, आयोग के लिए है, सरकार के लिए है, न्यायपालिका के लिए है। न्यायपालिका में भी जो ये मामले जाते, जो एसबी सर ने बताया कि एक भर्ती अभी 2011 की शिक्षक भर्ती 72,000 कंप्लीट नहीं हो पाई है, 11 की भर्ती, और कोर्ट का मामला के क्लियर की वजह से 69,000 मामला भी कोर्ट में पड़ा हुआ, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। कब का मामला? 2018-19 का मामला है। इसी तरीके से अनगिनत जो केस हैं वो कोर्ट में पड़े। तो सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। इस तरीके के सारे जो मामले ट्रिब्यूनल में है वो 6 महीने के अंदर, या फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसा बना दे, ये मामले नॉर्मल कोर्ट में न जाकर के सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और 6 महीने के अंदर इनका निस्तारण हो जाए। इसके साथ सबसे पहली बात उसके मैं कहूंगा कि आप जो है आरक्षण में पारदर्शिता के विषय में बताएं लोगों से, और नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो बहुत गड़बड़, उसमें भी विवाद हो जाता है, भर्ती फंसती है। पहले तो ये न्यायालय की उस पर भूमिका बताना, फास्ट ट्रैक गठित है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसके रूल्स सही नहीं है। फास्ट ट्रैक में भी सुधार होना चाहिए। और प्लस जहाँ तक अब आरक्षण और तमाम सारी चीज़ों के विषय में, तो एक दिन हम लोग विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और इसको लेकर के बहुत सारी भर्तियां फंस जा रही हैं, बहुत सारी भर्तियां फंस जा रही हैं और इसको किस तरीके से सुधार करना चाहिए कि हम सबको मिलके एक आवाज उठानी पड़ेगी। जी जी जी, कि जो आरक्षण का लाभार्थी है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो ऑलरेडी लाभ ले रहे हैं उन्हीं को लाभ मिल रहा है। जी जी जी, तो नीचे वाले तो परमानेंट
उसी क्राइटेरिया में है, उनको लाभ कहाँ मिल पा रहा है। और भ्रांतियां अलग अलग तरीके से समाज में फैलाई जा रही हैं। तो हम किसी जात विशेष फलाना ठिकाना के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जो आरक्षण का मुद्दा है उसको रिनोवेशन करनी चाहिए, उसको पुनर्विचार करना चाहिए तो उनमें किन को मिलना चाहिए, किन को नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए अलग रेगुलेशंस पास होना चाहिए। ऑलरेडी कमेटी साहब ने रिपोर्ट दिया भी है, लेकिन सरकारें अपनी वोट बैंक के चक्कर में लाभ लेने के लिए, समाज में बांटने के लिए अलग अलग भागों में इस चीज को लागू नहीं कर रही हैं। एक चीज और है कि हर आयोग को एक स्टूडेंट हेल्प सेंटर खोलना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्या होती है, योग्यताएं आर्ताओं को लेकर के, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम बच्चे, अगर कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में या कुछ भी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी है, तो कम से कम उस हेल्प सेंटर से वो तुरंत जो है त्वरित जानकारी लेके अपना सारा काम कंप्लीट कर सकें। ये बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, एक दो बच्चे जाते हैं तो आयोग के कमरे सुनते नहीं है, बस ज्ञापन दीजिए, वो ले लेते हैं, मोहर मार करके फेंक देते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसी कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ बताते नहीं है। जो भी प्रत्यावेदन दिया जाए उसकी प्रॉपर जवाबदेही बने। हाँ, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आप, ये बहुत अच्छा आपने बताया, प्रॉपर जवाबदेही बननी चाहिए। और एक जो भी रिसीवर हो उस पे मार्क हो जाए उन्हीं से कि ये आपको जवाबदेही देंगे। उनका मोबाइल नंबर, चाहे उनकी मेल आईडी हमको मेल से सूचित कर दें, चाहे व्हाट्सएप पे कर दें। आजकल डिजिटल जमाना है, ताकि मैं उससे संतुष्ट असंतुष्ट होने के बाद उसकी बाद में अपील कर सकूं या उच्च जगह जा सकूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपनी ही प्रत्यावेदन का जवाब लेने के लिए कई बार प्रत्यावेदन देते हैं, इसके बाद भी कोई मतलब नहीं होता, मजबूर होकर बता कोर्ट जाते हैं फिर। तो हेल्प डेस्क इसीलिए बना है कि आप त्वरित हमारे समाधान करिए, हमारे संशय का समाधान करिए जी। परीक्षार्थी जो है कई परीक्षाओं में जो है पारदर्शिता की बात आती है। भाई एक एग्जाम जो पहले एक बार में हो जाता था, अब 4-4 दिन वही एग्जाम हो रहा है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसके घटेंगे बढ़ेंगे, पढ़ने वाला लड़का बहुत नीचे आ जाता है और जो नहीं ज्यादा मेहनत किया है बस वो सिस्टम है। उसके लिए आप बताइए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन पारदर्शिता नहीं दर्शाता है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारी अनियमितताएं हो सकती हैं, उसमें लूपहोल ज़्यादा हैं, करप्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आप वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे रहे हो, तो क्यों हमारी परीक्षाएं क्यों नहीं करा सकते हो? जैसे आईएएस की परीक्षा एक दिन में होती है, यूपीएससी इतने बड़े देश में एक दिन चुनाव करा सकते हो, तो क्या एक स्टेट में एक परीक्षा एक दिन में नहीं हो सकती है? ये कौन सा सिस्टम है भाई? देश का भविष्य इससे निर्धारित होता है और उसको एक दिन में आप एग्जाम नहीं करा सकते। तो आप जानबूझ के इसमें लूपहोल रख रहे हो, जानबूझ करप्शन का दायरा रहे हो, हमारी सोच में ये डाल रहे हो कि नहीं करप्शन हो रहा है वहां पे। तो ऐसा फुल प्रूफ चीजें करिए ना कि हमारे दिमाग में आए ही नहीं, सारी वैकेंसीज क्लियर रहे। तो कुल मिलाकर के आज जो भी चर्चा हुई, इस चर्चा को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हफ्ते में इस तरीके के हम लोग 2 वीडियो बनाएं। इसके बाद जो है हम लोग रिजर्वेशन पे, रिजर्वेशन पॉलिसी पे, रिजर्वेशन पे किसको मिलना नहीं चाहिए, इस पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे। किसी की भावनाओं को आहत करने का मोटिव नहीं है, लेकिन हाँ चर्चाएं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं कहूँगा आपके माध्यम से परिहार जी कि हमारी अगली जो चर्चा होगी वो सबसे बड़ी बात है स्कैम को लेके। बहुत स्टूडेंट्स और बहुत लोग कहते हैं क्या क्या कैसे स्कैम्स होते हैं, घोटाले भर्ती में किस किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। हमारा मुद्दा वो होगा कि स्कैम्स कौन से बड़े स्कैम्स हैं और क्या बात करनी है। जी। लेकिन आज जो हम लोगों की जो चर्चा परिचर्चा रही, उससे 2-3 चीजें क्लियर हो गई हैं कि ये जो विद्यार्थियों में आक्रोश है वो नाहक ही नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण सिस्टम की है। सिस्टम में भर्ती बोर्ड भी आते हैं, सिस्टम में सरकार भी आती है। अगर यही विद्यार्थी जब भर्ती बोर्ड या आयोग जाते हैं, उनकी बात तुरंत आयोग सुन ले, तो ये आक्रोश न पैदा हो, विद्यार्थी 100 लड़के लेकर के आयोग ना जाए, धरना प्रदर्शन ना करें। तो पहली बात तो जो हेल्प डेस्क है, जो कौशल जी ने बताया कि हेल्प डेस्क बननी चाहिए, विद्यार्थियों की बात जो भी ज्ञापन लेते हैं उसको सुने और 10-15 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर उसका जवाब दे उस लड़के के मोबाइल नंबर पर। तो एक तो हेल्प डेस्क वाली बात हो गई। दूसरा, भर्तियों में जो नोटिफिकेशन आर्ताओं को लेकर जो विवाद है ये क्लियर हो और सरकार इसके बारे में जो भर्तियां कोर्ट जाती हैं, जो 4-4 साल 5-5 साल जो मुकदमे चलते हैं, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती है, ट्रिब्यूनल बना सकती है, जिससे त्वरित उनका निस्तारण हो, भर्ती की प्रक्रिया बाधित न हो, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े।
और तीसरा जो सबसे बड़ा जो इन्होंने बताया, एसबी सर ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जो लोग गलत आंसर की बनाते हैं, गलत प्रश्न पत्र बनाते हैं और भर्तियों के गलत विज्ञापन भी जारी करते हैं, इन अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। अगर ये जैसे अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में अंग्रेजी टीजीटी में 33 प्रश्न गलत पाए गए, कोर्ट में ये बात सिद्ध भी हो गई, तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को केवल पैनल से हटाया ही ना जाए, इनको जेल में डाला जाए, इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो परीक्षा नियंत्रक हैं, जो बड़े चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, केवल छोटे मोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न किया जाए। तो यही सब आक्रोश है जो आजकल इस तरीके से आंदोलन बन करके आ रहा है। अगर यही जवाबदेही पहले तय होती तो ना तो ये जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन होता और ना ही प्रयागराज में जो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन विद्यार्थी कर रहे हैं ये भी नहीं होते। विद्यार्थियों की आवाज आयोग सुनती ही नहीं है, सरकार सुनती ही नहीं है और फिर फलस्वरूप होता यही है कि एक बड़ा आंदोलन और कैंडल मार्च। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कह सकते हैं। आपकी समस्याओं पर आधारित ही मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा।